हड़प्पा सभ्यता का कम से कम 6-7 क्लास आप लोग कर चुके हैं, तो और 2-3 क्लास होगा इसका, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आपका ख़त्म हो जाएगा। पूरा डिटेल से हड़प्पा सभ्यता आप लोग पढ़ लिए हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में, और आर्थिक जीवन में सबसे पहले आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो लोगों का जीवन का निर्वाह होता था, उन लोगों का कृषि का क्या स्थिति था, पशुपालन कौन कौन सा किया जाता था, सिंचाई का क्या व्यवस्था था उनका, शिल्प के बारे में आपने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक जीवन का लास्ट टॉपिक, व्यापार एवं वाणिज्य। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन में मेसोपोटामिया और फारस का भी मोहर मिला है, तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है कि वहाँ से भी इसका व्यापार चलता होगा। तो व्यापार 2 तरीके से होता था, एक तो जल मार्ग से होता था और दूसरा स्थल मार्ग से होता था। दोनों मार्ग से इसका व्यापार होता था। तो कहाँ कहाँ से कौन कौन सा व्यापार में वस्तुओं को लाया जाता था, उसको हम लोग इसमें ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा क्या, तो इसमें लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य भी काफ़ी उन्नत था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य भी काफ़ी उन्नत था। यहाँ स्थल एवं जल मार्ग दोनों के द्वारा व्यापार किया जाता था। हो जाएगा। अब निम्न स्थानों से निम्न वस्तुओं को लाया जाता था, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार तथा वाणिज्य काफ़ी उन्नत था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार एवं वाणिज्य काफ़ी उन्नत था। यहाँ का व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों से किया जाता था। यहाँ का व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों से किया जाता था। जल एवं स्थल मार्ग दोनों से किया जाता था। चलिए अब एक साइड में आप लोग लिखिए वस्तुएं या धातु, और एक साइड में लिखिए स्थान। एक साइड में लिखिए वस्तुएं या धातु और दूसरे साइड में लिखिए स्थान। थोड़ा जल्दी लिखिए। और इसके बाद आप लोग अपना अपना कलम रोकिए और ध्यान से बोर्ड देखिए, तो समझिए यहाँ पे, क्योंकि ये से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है। पहले हम लोग सोना, चांदी, लाजवर्द और सीसा के बारे में सीखेंगे कि ये कहाँ कहाँ से लाया जाता था। तो देखिए, सोना, चांदी, सीसा और आपका लाजवर्द। लाजवर्द एक विशेष प्रकार का पत्थर होता था, उससे मनका बनाने का कार्य किया जाता था, अलग अलग प्रकार का गहना बनाने का कार्य किया जाता था। जो सोना लाया जाता था वो आपका अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से लाया जाता था, ठीक है। सोना का जो व्यापार किया जाता था हड़प्पा वासी के द्वारा, वो या तो अफगानिस्तान से लाता था वो लोग, या तो फारस से लाता था, या तो दक्षिण भारत से भी सोना का व्यापार किया जाता था। उसके बाद चांदी और सीसा दोनों को साथ में हम लोग बोलेंगे, तो पहले हम सीसा ही लिख देते हैं, उसके बाद लाजवर्द लिख देते हैं। तो चांदी और जो सीसा था वो आपका अफगानिस्तान और ईरान से इसका व्यापार को किया जाता था। चांदी, सीसा, अफगानिस्तान और ईरान। सोना, अफगानिस्तान, फारस और तीसरा क्या था, दक्षिण भारत। याद हुआ? सोना, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत और फारस। सीसा और चांदी, अफगानिस्तान और ईरान। सीसा और चांदी, अफगानिस्तान और ईरान। सीसा और चांदी, अफगानिस्तान और ईरान। लाजवर्द में आपको बोलना है अफगानिस्तान का सोरतुर्धम। अफगानिस्तान का सोरतुर्धम याद रहेगा। 4 गो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको याद हो गया होगा।
पहला सोना, चांदी, सीसा, लाजवर्द, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है अफ़गानिस्तान। तो ये याद रहेगा। उस लाजवर्द जब हम क्लास में बता रहे हो तो उसको सुना करिए। आप लोग का सबसे बड़ा समस्या ये है कि जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग अपना नौटंकी करके लिखते हैं। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम है कि जब हम कोई चीज़ को बता रहे हैं तो आप उस समय लिख रहे हैं। लाजवर्द मतलब क्या है आप बताइए। हाँ, एक विशेष प्रकार का पत्थर है। इसलिए जब हम बता रहे हो तो लिखा मत करिए, और यदि लिखते हैं तो पूछा मत करिए कि ये क्या है। दो ही कंडीशन हम आप लोग के सामने दे रहे हैं। यदि मेरे पढ़ाने के समय आप लिख रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि पूछने का बाद में कि भैया ये क्या है। अगर आप मेरे पढ़ाने के समय सुन रहे हैं तब आपको 100% हक है 75 बार, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार पूछिए, हम उतना बार जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ा गुस्सा हमको तब आता है जब हम पढ़ा रहे होते हैं, वो बोर्ड पे आ रहे होते हैं, हम आप लोग का हाथ चलता है कॉपी पे और हम देख भी लेते हैं, भले कुछ नहीं बोलते हैं उस बच्चा को कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, देख क्यों रहे हैं, लेकिन जब वही बच्चा आगे जाकर के क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये क्या है, तो ये बहुत गलत बात है। तो इस तरह से मत पूछा करिए। यदि आप देख रहे हैं बोर्ड तब आराम से पूछिए क्वेश्चन, हम बेझिझक आपको उत्तर देंगे। लेकिन यदि आप कॉपी में लिख रहे हैं तो हम बिल्कुल उत्तर नहीं देंगे, ये बात याद रखिएगा। फिर आप रटने वाला बुद्धि है आपका, रटिए, रटान बुद्धि, तोता बनिए, पैरोट, क्या दिक्कत है। तो इच्छा आप लोग का है, जिंदगी आप लोग का है, मार्कशीट आप लोग का है। लाजवर्द मतलब होता है पत्थर, लाल कलर का, नीला कलर का पत्थर। वो पत्थर काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, तो उससे गहना उना बनाने का कार्य किया जाता है। तो सोना, चांदी, सीसा, लाजवर्द, सब में कॉमन क्या है, तो अफगानिस्तान। अब आपको दो गो तो ऐसे याद हो गया होगा, सीसा और चांदी, ईरान, अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान, सीसा चांदी, सीसा चांदी, अफगानिस्तान ईरान, अफगानिस्तान ईरान। सोना तो आपको पता ही है कि अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत। लाजवर्द में आपको बोलना है अफगानिस्तान का सोरतुथम, अफगानिस्तान का सोरतुथम। याद रहा। दिक्कत है 4 में किसी को, चलिए 4 तक ही हमको बताइए। आप बताइए चांदी कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान और ईरान। आप बताइए लाजवर्द कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान के सोरतुथम से लाया जाता था। आप बताइए सोना कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान, फारस और। आप बताइए चांदी कहाँ से लाया जाता था, सीसा कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान और। लाजवर्द कहाँ से लाया जाता था, कहाँ से, अफगानिस्तान का सोरतुथम। तो 4 गो याद हुआ सबको, 4 गो में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, टोटल 10 ठो धातु का नाम याद रखना है, तो 4 गो तो सबको याद हो गया होगा। एक आपको आराम से याद रहेगा, नीलमणि। ये आपका महाराष्ट्र से लाया जाता था, नीलमणि महाराष्ट्र। नीलमणि मतलब नीला कलर का पत्थर, मणि मत समझ लीजिएगा वो नागिन वाला, उसको लेकर के आप शक्तिशाली बन जाइएगा। नीलमणि महाराष्ट्र, नीलमणि महाराष्ट्र, नीलमणि महाराष्ट्र, नीलमणि महाराष्ट्र। याद रहा, नीलमणि महाराष्ट्र, नीलमणि महाराष्ट्र। 5 को याद हो गया। अब बचा 5 को, तो उसको भी देख लीजिए, तोड़ तोड़ के याद करिएगा तो सारा याद हो जाए, जैसे कि आपको 5 को याद हो गया होगा। शंख और कोरिया, शंख और कोरिया और सुलेमानी पत्थर। देखिए शंख और कोरिया कहाँ से, तो दोनों में एक कॉमन है, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र। और एक में आपको बोल देना है दक्षिण भारत और एक में आपको बोल देना है पश्चिम भारत। क्या चीज़, दक्षिण एरिया में ये पड़ता है जी। तो कैसे आपको बोलना है, शंख, कोरिया या फिर सुलेमानी पत्थर, सौराष्ट्र कॉमन है और एगो में दक्षिण भारत तो एगो में पश्चिम भारत। बात समझ में आया, एक में दक्षिण भारत तो दूसरे में पश्चिम भारत। याद रहा, सुलेमानी पत्थर का क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र और पश्चिम भारत, सौराष्ट्र और पश्चिम भारत।
और संघ का क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत, सौराष्ट्र और दक्षिण, सौराष्ट्र और दक्षिण। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कई गो हुआ? 7। अब बचा कई गो? 3। तो वो तीनों तुरंत याद हो जाएगा। देखिए जगह का नाम है अफगानिस्तान में। गोटी नहीं जानते हैं, गुल्ली समझते हैं। कंचा अब सब जगह का भाषा अलग होता है ना। जैसे हम लोग दरवाजा को हम लोग क्या बोलते हैं, केवाड़ी, तो केवाड़ी बोलता है क्या उसको? उसको दरवाजा बोलते हैं। कहीं कहीं हम जो डोर बोलता है उसको दरवाजा। अरे बाबू कहीं कहीं पे इंग्लिश वर्ड ही हमेशा प्रचलित है, डोर बंद कर दो। केवाड़ी बोलता है हम लोग बिहार में, हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, केवाड़ी बोलते हैं। दरवाजा तो हम किसी के मुँह से सुने ही नहीं है। थाली तो हम किसी के मुँह से सुने ही नहीं है, थाली की जगह थरिया। सब्जी सुने आप किसी का मुँह से? तरकारी लाओ। भले आप अब बोलना बंद कर दिए हो, लेकिन 100 में से 90 आदमी यही बोलता है। यही हम लोग का संस्कृति है। सब्जी की जगह तरकारी ही बोला जाता है। पता नहीं आप लोग सब्जी बोलते हैं, हम तो तरकारी बोलते हैं। सुलेमानी पत्थर हो गया है ना। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है आपका बलूचिस्तान, अरब, खेतरी। इसमें भी बलूचिस्तान होगा, इसमें भी बलूचिस्तान होगा। तो अब हमको लगता है आपको याद हो गया होगा। और सेलखरी में एक राजस्थान भी होगा। याद हुआ? कैसे बोलना है ध्यान से समझिए। तो सेलखरी में हम लोग क्या बोलेंगे, बलूचिस्तान राजस्थान, बलूचिस्तान राजस्थान। अलवस्टर में क्या बोलेंगे, बलूचिस्तान। तांबा में क्या बोलेंगे, बलूचिस्तान, अरब और खेतरी। खत्म। 10 याद हुआ सबको? ये एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है अब आप लोग समझ गए होंगे। पूछ देगा कि बताइए अलवस्टर कहाँ से लाया जाता था, तो आपको बता देना। पूछ देगा कि सोना कहाँ से लाया जाता था, बता देना। ऑप्शन में रहेगा, आप बता सकते हैं। बात समझ में आया? पूछ देगा आपसे नीलमणि कहाँ से व्यापार किया जाता था, कुछ एक वो रहेगा। ऑप्शन में बुर्बक थोड़े है वो कि दो ठो दे देगा जो दोनों सही है। अगर तीनों दे दिया, अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, तो दे देगा दिशा में उपयुक्त में से सभी। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से। थोड़ा जल्दी लिखिए। हो गया? जिसका हो गया वो अगला टॉपिक लिखिए।
देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। आपके 12th में भी ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के विशेषताओं को लिखे, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं को लिखे। लॉन्ग में पूछेगा, ये बात याद रखिएगा। या तो पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन प्रणाली का बारे में बताइए, तो ये लॉन्ग में पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो किसी भी नगर का विशेषता हम कैसे बता सकते हैं? उस नगर के बारे में जान करके कि उस नगर में क्या क्या विशेष है, उसी के बारे में बता करके हम उस नगर का क्या बता सकते हैं, विशेषता बता सकते हैं। जैसे आप पटना का विशेषता बताने के लिए आपको हम कहेंगे, तो आप पटना का विशेषता कैसे बताइएगा कि पटना में महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा है, कुछ दर्शनीय स्थल है, ये सब उसका विशेषता को क्या करता है, और ज़्यादा बढ़ाता है। तो उसी प्रकार से हड़प्पा के नगरों में कई सारा ऐसा चीज़ मिला है जिसको हम उदाहरण में दे करके उसका विशेषता को बता सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले स्नानागार के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए ये मिला कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में, नाम याद रखिएगा। तो आप बताइए मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? कब किया गया था? कब किया गया था? कब किया गया था? 1922 में किया गया था। छोटा छोटा भी आप लोग को दिमाग में नहीं है ना? 1922 में किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। कहाँ है ये मोहनजोदड़ो? पंजाब के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, यहीं पे है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा स्नानागार मिलता है। स्नानागार समझते हैं ना? बहुत ऊंचा ऊंचा, लगभग ये 39 फुट लंबा था। अब आप तुलना कर सकते हैं, 23 फुट तक ये चौड़ा था और लगभग 8 फुट गहरा था स्नानागार, और इसमें उतरने के लिए सीढ़ी भी बना हुआ था, उत्तर से दक्षिण। पर्सनल तो ये होगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा स्नानागार कौन यूज करेगा, ये तो पूरा स्विमिंग पूल को भी फेल कर दिया। तो कई विद्वान का मानना है कि इतना बड़ा जो ये जलाशय का प्रयोग करता होगा, तो उसको वो लोग आम दिन के लिए नहीं करता होगा, बल्कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए करता होगा। मतलब जब कोई धार्मिक कार्य होता होगा तब वो लोग इसका अनुष्ठान के लिए करता होगा। जैसे हम लोग के आसपास में भी तालाब होता है, कि आप दिल्ली जाकर के उसमें नहाते हैं? नहीं। लेकिन जब कोई फेस्टिवल आ जाता है तो आप जाते हैं कि नहीं वहाँ पे? छठ में आप जाते हैं उस तालाब के किनारे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो स्नानागार वहाँ पे मिला था वो इतना बड़ा था कि हम लोग ऐसा मान ही नहीं सकते हैं कि वो आम यूज का होगा वो, क्योंकि वो लगभग 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट तक गहरा था। उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ था। कैसे? तो उत्तर से दक्षिण। और जान के आपको आश्चर्य होगा कि इसका जो फर्श था वो पक्की ईंट का बना हुआ था। पक्की ईंट मतलब आग से पका हुआ ईंट का इसका फर्श बनाया गया था। इसमें प्लास्टर व्लास्टर दे करके इसको जल लीक नहीं करे, इसलिए प्लास्टर अलकतरा सब दे करके इसको पैक किया गया था, ताकि ये पानी इसका उसी में रहे, फैले नहीं। पानी कहाँ से आता था? नहर से आता था। वर्षा जल को इसमें रखता होगा ये। अब जैसे आप पूछिएगा कि महादेव तालाब जो है भागलपुर में, उसमें पानी कहाँ से आता है? तो वर्षा पानी उसमें आता है, वो जमा रहता है वर्षा पानी। तो इसका फर्श कैसा बना हुआ था? तो पक्की ईंट का बना हुआ था, और इसको जो है प्लास्टर अलकतरा ये सब लगा करके जल विरुद्ध बनाया गया था, मतलब जल बाहर नहीं निकल सके, उसी में जल रहे। और ऐसा व्यवस्था इसमें किया गया था कि अगर जल गंदा हो गया है तो एक पाइप के द्वारा उसको कहाँ निकाल दिया जाता था? बाहर निकाल दिया जाता था, और स्वच्छ जल को फिर उसमें भर दिया जाता था। तो इस प्रकार का स्नानागार मिला था। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। याद रखना, बात समझ में आया? कैसे इसको बोलना है उसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं निम्नलिखित थी, या हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला उसमें लिखिएगा स्नानागार या जलाशय। तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है, जो 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट तक गहरा है। इसका जो फर्श है वो पक्की ईंट का बना हुआ है, और इसमें प्लास्टर और अलकतरा सब दे करके इसको जल विरुद्ध बनाया गया है। कई विद्वानों का मानना है कि इसका जो उपयोग होता होगा वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा।
समझ में आया। दूसरा अगर हम इसका उदाहरण लें तो आप सड़क व्यवस्था को ले सकते हैं। देखिए जो सबसे बड़ा सड़क वहाँ पे मिला है चौड़ाई में, उसका 9.15 मीटर वो चौड़ा है। तो कुछ विद्वानों ने इसको राजपथ कहा, राजपथ मतलब हाईवे कहा, बड़ा बड़ा हाईवे कहा इसको। तो कितना चौड़ा है वो, तो 9.15 मीटर तक ये चौड़ा था सड़क। और बहुत सारा सड़क जो है वो 2.75 मीटर से लेकर के 3.66 मीटर तक चौड़ा था इस बीच में। हाँ, तो इतना मीटर तक वो क्या था, चौड़ा था। अब फुट में निकाल लीजिएगा अगर आपको मीटर में नहीं आता है तो अपना। बात समझ में आया। और ये सब सड़क जो है वो आपस एक दूसरे को समकोण पद्धति में काटता था, समकोण पद्धति में काट। देखिए 90 डिग्री बना रहा है ना, 90 डिग्री बना रहा है। फिर अगर कोई यहाँ से सड़क निकला, फिर यहाँ से सड़क गया, फिर यहाँ से सड़क गया तो इस प्रकार से सड़क होता था। एक मेन सड़क होता था जिसका कितना मीटर तक वो होता था, 9.15 मीटर तक चौड़ा होता था। और बाकी छोटका छोटका सड़क इससे क्या होता था, जुटता था। और अगल बगल में घर बना रहता था इसे, घर समझ लीजिए। बात बुझे, समझ में आया यहाँ तक। और एक विशेष बात याद रखिएगा, जगह जगह पे चबूतरा बनाया गया था। वाह, चबूतरा बनाया गया था लफंगा लोग के लिए, लफुआ लोग के लिए। बनावली में मिला था ना, गया था देखने के लिए। चबूतरा बनाया था व्यापारी लोगों के लिए, व्यापार करने के लिए। और अभी भी तो चबूतरा है ना, बहुत जगह अभी भी आप चबूतरा देखिएगा। हटिया उटिया लगता है तो अपना अपना सब ऊंचा कर लेता है, वहाँ पे दुकान लगाता है। तो पहले भी था, लेकिन सड़क के किनारे बनाया गया था, जगह जगह पे चबूतरा बनाया गया था ऊंचा करके, ताकि वहाँ पे व्यापारी लोग आकर के क्या करे, व्यापार करे। समझ में है। उस समय लफुआगिरी सब नहीं होता होगा, हमको जहाँ तक लगता है। होता होगा तो सब इसी में ढुका के मारता होगा सबको। 8 फुट गहरा, आप कुछ समझ रहे हैं, फेंक देगा उठा करके, बस अंदर रह जाएगा वो। ये सब एक दूसरे को किस पद्धति में काटती थी, तो समकोण में काटती थी। इसलिए इसको हम लोग ऑक्सफोर्ड पद्धति या ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जानते थे, ये याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड पद्धति या ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जाना जाता था। समझ में आया। तो सड़क व्यवस्था में आप कैसे बोलिएगा इसको ध्यान से समझिए। डिजिट को याद रख लेना है आपको, 9.15, 2.75 और 3 छो। ये डिजिट को याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सड़क व्यवस्था में लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क व्यवस्था था वो भी काफ़ी क्या था, उन्नत था। सबसे बड़ा सड़क जो है उसका चौड़ाई 9.15 मीटर और अन्य सड़कें 2.75 मीटर से लेकर के 3.66 मीटर तक चौड़ा था। हो जाएगा। प्रत्येक सड़कें एक दूसरे को समकोण पद्धति में काटती थी और सड़कों के किनारे में थोड़ी थोड़ी दूर पे चबूतरे बने हुए होते थे। और उस चबूतरे पे संभवतः व्यापारी लोग बैठ करके वस्तुओं को क्या करते होंगे, बेचते उचते होंगे या खरीद बिक्री करते होंगे। व्यापार वहाँ पे चलता होगा। और ये समकोण पद्धति एक दूसरे को काटता था, इसलिए इसको क्या कहते थे हम लोग, ऑक्सफोर्ड पद्धति या ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जाना जाता था। आया समझ में। उसके बाद आपको इसमें बोलना है जल निकास प्रणाली। आज से लगभग 10 साल पहले हम लोग के या फिर हम लोग के क्या लगभग सभी के गली मोहल्ला में जब बारिश पड़ता होगा तो पानी जम जाता होगा। रोड बनने के बावजूद भी तो अपना अपना वार्ड पार्षद या मुखिया को जाकर के ये चैप्टर पढ़वाइएगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इस समय का जो जल निकास प्रणाली था वो इतना अच्छा था कि एक बूंद भी पानी सड़क पे जमता नहीं था। सड़क जो बनाया गया था उसके दोनों ओर नाला बनाया गया था, एक और नहीं, दोनों ओर नाला बनाया गया था। और दोनों ओर नाला बनाने के बाद उसमें वो लोग ढक्कन दिया था, पाट समझते हैं ना, पाट लगाया था। और जगह जगह पे गोल जैसा पाट दे दिया था ताकि उसको उठा करके साफ किया जा सके। साफ करने का भी व्यवस्था किया गया था। और तो और क्या, घर का जो जितना गंदगी सब पानी वाला होता था वो एक छोटा नाली, जैसे हम लोग के घर में होता है, छोटा नाली के द्वारा बड़का नाली में जाता था। और वो बड़ा नाली जो है जा करके कहाँ मिल जाता था, जो मेन नाला होता था उसमें जा करके मिल जाता था। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें एक बात लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं पे कमकोड़िया सब मुखिया होगा, काहे हम बताते हैं, कहीं कहीं पे नल्ला से जो निकाला था गंदगी,
वहीं पे ऐसे परले था। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हो सकता है कि वो जिसके क्षेत्राधिकार में होगा वो ज़्यादा साफ सफाई के लिए ध्यान नहीं देता होगा, लेकिन ज़्यादातर जगह में साफ सुथरा जगह था, कहीं पे गंदगी नहीं था। लेकिन कहीं कहीं पे जगह पे नाला का कूड़ा निकाला हुआ वहीं पे उसी तरह क्या था, पड़ा हुआ था। या हो सकता है कि सूखने का इंतजार करता होगा कि सूख जाएगा तो उठा करके फिर लेके जाएंगे, जैसे अभी भी होता है। नाला पे आप देखे होंगे जब भी निकाला जाता है गंदगी को तो सबसे पहले उसको क्या करता है, 2-3 दिन छोड़ देता है। 2-3 दिन छोड़ने के बाद वो क्या होता है, सूख जाता है। जब सूख जाता है तो उसको उठाने में फिर उसको आसान पड़ता है। गिल्ले में उठाएगा वो उठेगा क्या, नहीं उठेगा। इसलिए यहाँ पे वो लोग भी हो सकता है वैसा ही करता होगा। जल निकास प्रणाली में आपको क्या बोलना है, हड़प्पा सभ्यता का जल निकास प्रणाली काफ़ी उत्तम था। प्रत्येक नगरों से जो गंदी पानी थी वो छोटी नाली के द्वारा बड़ा नाली में आकर के मिलता था, और वो बड़ा नाली मुख्य नाला से जाकर के मिल जाता था। और इस नाला के ऊपर में पाठ लगे होते थे जिसका समय समय पर क्या होता था, सफाई किया जाता था। बस आया समझ में। तो तीनों में किसी को कोई दिक्कत है, चलिए लिख लीजिए, दिक्कत नहीं है तो फटाफट। हाँ, सब वार्ड पार्षद को हड़प्पा ही हुई थी क्या, लिख लीजिए पहले फिर बोल दीजिए। स्नानागार या जलाशय में लिख करके डैश दीजिए। हाँ तो इसमें पहला डैश दे करके लिखिए ना, स्नानागार या जलाशय, इसमें लिखिए। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है, विशाल, हाँ, जो विशाल स्नानागार मिला है जो 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा है, तथा 8 फुट गहरा है। इसका फर्श पकी हुई ईंटों से बनाया गया था। इसका फर्श पकी हुई ईंटों का बनाया गया था। पकी हुई ईंटों का बनाया गया था जिसमें प्लास्टर व अलकतरा इत्यादि को मिलाकर जिसमें प्लास्टर व अलकतरा इत्यादि को मिलाकर जलबद्ध किया गया था। प्लास्टर एवं अलकतरा को मिलाकर जलबद्ध किया गया था। कई विद्वानों का मानना है कि 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 इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। कई विद्वानों का मानना है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। कई विद्वानों का मानना है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता होगा। अगला टॉपिक दीजिए, सड़क व्यवस्था। सड़क व्यवस्था में डैश दे करके लिखिए। सड़क व्यवस्था में डैश दे करके लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का एक मुख्य विशेषता हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का एक मुख्य विशेषता हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का एक मुख्य विशेषता यहाँ का सड़क व्यवस्था भी था। यहाँ का सड़क व्यवस्था भी था। यहाँ का सड़क व्यवस्था भी था।
सबसे चौड़ा सड़क 9.15 मीटर तक खोजा गया है। सबसे चौड़ा सड़क 9.15 मीटर तक खोजा गया है। हाँ, सबसे चौड़ा सड़क 9.15 मीटर तक खोजा गया है, जिसे विद्वानों ने राजपथ कहा। जिसे विद्वानों ने राजपथ कहा। सबसे चौड़ा सड़क 9.15 मीटर तक का खोजा गया है। 9.15 मीटर चौड़ा तक का खोजा गया है तथा अन्य सड़कें वही तो बोल रहे हैं, जिसे विद्वानों ने राजपथ कहा। तथा अन्य सड़कें 2.75 मीटर से 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक चौड़ा है। 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक चौड़ा है। हो गया। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती हैं। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती है। एक दूसरे को समकोण में काटती है। इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति या सर्कस का नाम दिया गया। इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति या सर्कस का नाम दिया गया। इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति या सर्कस का नाम दिया गया। हाँ, सर्कस का नाम दिया गया। अभी और दिखाना है सड़क में। लिखे, अब फिर इसे में लिखे, सड़कों के दोनों और जगह जगह पर चबूतरे बनाए गए थे। सड़कों के दोनों और जगह जगह दोनों और जगह जगह चबूतरे बनाए गए थे। चबूतरा मतलब ऊंचा स्थान, अड्डा जिसको आप लोग बोलते हैं। चबूतरे बनाए गए थे जिसका प्रयोग संभवतः व्यापारी करते होंगे। यहाँ 6:37 न होगा, 35 होगा यहाँ। जिसका प्रयोग संभवतः व्यापारी करते होंगे। हो गया। अब लिखिए जल निकास प्रणाली। हाँ, वहाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। जल निकाली लिख दिए हैं, निकास होगा। अच्छा, निकाली भी चलेगा। जल निकास प्रणाली लिख करके डाल दीजिए। लिखिए, हड़प्पा के कई नगरों का, लिखिए हड़प्पा के कई नगरों का, विशेषकर मोहनजोदड़ो का जल निकास प्रणाली काफ़ी उन्नत था। कई नगरों का विशेषकर मोहनजोदड़ो का जल निकास प्रणाली काफ़ी उत्तम था। जल निकास प्रणाली काफ़ी उन्नत था। हो गया। घरों का गंदा पानी छोटी नालियों से मुख्य नालियाँ में प्रवेश करती थी। छोटी नालियाँ से
मुख्य नाली में प्रवेश करती थी। नाला के ऊपर पाठ लगे हुए होते थे। नाला के ऊपर पाठ लगे हुए होते थे। मुख्य नाली में प्रवेश करती थी। नाला के ऊपर पाठ लगे होते थे। नाला के ऊपर पाठ लगे होते थे, जिसे समय समय पर साफ भी किया जाता था। जिसे समय समय पर साफ भी किया जाता था। चलिए अब अगला लिखिए, अन्नागार। 4 नंबर में लिखिए अन्नागार। अन्नागार को ध्यान से समझिएगा। देखिए ये भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो का क्या विशेषता था, तो आप उसमें भी स्नानागार, अन्नागार, सड़क व्यवस्था, जल निकास प्रणाली ये सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अन्नागार में आपको क्या बोलना है, तो मोहनजोदड़ो से मिला अन्नागार इस बात की ओर प्रतीक करता है कि हड़प्पा सभ्यता में कर के रूप में क्या लिया जाता था, अनाज को लिया जाता था। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वही लेता होगा, हो सकता है धन भी लेता हो, लेकिन अनुमान लगाया गया है क्योंकि उतना बड़ा अन्नागार कैसे बना होगा, किसी ना किसी कारण से ही बनाया गया होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, तो मोहनजोदड़ो से मिला अन्नागार इस बात की ओर प्रतीक करता है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में कर के रूप में अनाज को लिया जाता था। जो वहाँ पे अन्नागार मिला है उसका लंबाई लगभग 45.72 मीटर और चौड़ाई उसका लगभग 22.86 मीटर तक है। बात समझ में आया, लिखिए इसको। मोहनजोदड़ो से मिला अन्नागार इस बात की ओर प्रतीक करता है कि मोहनजोदड़ो से मिला अन्नागार इस बात की ओर प्रतीक करता है कि इस बात की ओर प्रतीत करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कर के रूप में अनाज को लिया जाता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में कर के रूप में अनाज को लिया जाता होगा। हो गया। मोहनजोदड़ो से मिला अन्नागार, मोहनजोदड़ो से मिला अन्नागार लगभग 45.72 मीटर लंबा, 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। 22.86 मीटर चौड़ा है। अन्नागार लगभग 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है। हाँ खंडर है ये सब, उस तरह का तो आपको नहीं है दिखेगा। चलिए बात समझिए आगे। अगला है आपका ईंट। ईंटा समझते हैं ना, वही है। तो ईंट वहाँ पे दो तरीके का मिला है। पहला ईंट जो मिला है सबसे बड़ा ईंट, उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसलिए तीनों को गुना करके लिखा गया।
51.43, 26.27, 6.37। अच्छा मीटर होगा कि सेंटीमीटर होगा? मीटर होगा कि सेंटीमीटर होगा? मीटर। मीटर। आप मीटर सोच रहे हैं कि 51 मीटर कितना बड़ा ईंट हो जाएगा? आपको मीटर समझ में आ रहा है? आप मीटर बोल रहे हैं, इसमें आप ईंट का बात हो रहा है। ईटा, ये ईटा, ये 5 सेंटीमीटर का है ईंट है ये 5 सेंटीमीटर हुआ कि वो इसे जो रखा जाता है वो 5 सेंटीमीटर हुआ। इसका चौड़ाई कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। ईटा आप लोग देखे होंगे, अगर खरा ईटा इस प्रकार से रखा जाता है, अच्छा हम इसमें अपना कंपनी का नाम लिख देते हैं। हाँ ये मेरा कंपनी का ईटा है। तो आप अगर इसको ऐसे ऐसे रखे हैं तो इसका ये वाला जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इसको कितना बोलते हैं? 2.5 इंच बोलते हैं ना, 2.5 इंच का दीवार है। और इसको अगर सुता के रख देते तो हम लोग क्या बोलते हैं? 5 इंच का दीवार है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना था, जो सबसे बड़ा ईंट था, और सबसे छोटका ईंट जो अन्य ईंट मिला है वो इतना था। याद करने का सिंपल ट्रिक देखिए, क्योंकि याद इसको रखना पड़ेगा आपको। 51 आपको याद रखना है, 51। अब देखिए 5 में 1 गया तो कितना? 4, और 4 में 1 गया तो 3, खत्म। 51.43, 26, 27, 635, 26, 27, 635, फिर से 635, और 26 या का आधा क्या होगा? 13, और देखिए 7 का 7 और 2 की जगह क्या लिख दीजिए? 9, तो कितना? 13.97, और इसका जो लंबाई था वो कितना था? तो 27.94। याद रहेगा? 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। बात समझ में आया? लिख लीजिए आप, खत्म हो गया ये वाला। हाँ ईंट में लिखा रहे हैं हम, लिखिए। हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंट हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंट मिले हैं। पकी हुई ईंट मिले हैं। सबसे बड़ा ईंट लिखिए इसको। सेंटीमीटर। मीटर में तो सबसे बड़ा ईंट यहाँ से यहाँ तक लिखिए। तथा अन्य ईंटें इतना थी। खत्म। 2-3 टॉपिक और है इसका, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे उसको, फिर चैप्टर मेरा हो जाएगा समाप्त।